कल की क्लास में एग्जाम्पल ये दिया कि नहीं, ये मुझे याद नहीं है। होगा पूरक संचय का शब्द क्या है? जैसे मान लो 5 लोग हैं। पहली बात संचय, जैसे ये पूछ रहे हैं सर संचय का मतलब कॉम्बिनेशन या संचय, कोई आपसे पूछे तो आप बताओगे कि कुछ दिए गए वस्तुओं के समूह में से, हाँ, कोई आपको कलेक्शन दिया हो, उस कलेक्शन में से कुछ वस्तुओं को लो, परंतु आप उस ग्रुप को बनाते समय क्रम का ध्यान नहीं, ऑर्डर का ध्यान ही नहीं लेना है कि कैसे किसे पहले ले रहे हैं किसे बाद में ले रहे हैं। उस ग्रुपिंग को क्या कहा जाता है? संचय या कॉम्बिनेशन। ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी अभी मैं देख रहा था, उसने बढ़िया एग्जाम्पल भी दिया। सर आज जैसे मान लीजिए टेनिस के लिए 2 टीमें हैं, टेनिस 2 टीमों के बीच में होगा। जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेनिस होना है, तो टेनिस में क्या होता है? एक सिंगल होता है, एक डबल होता है ना। कभी 2 लोग एक साथ रहते हैं, डबल खेलते हैं, कभी सिंगल खेलते हैं। टेनिस समझते हो ना, वो बॉल से जो ऐसे, हाँ। तो सिंगल वाले में क्या होगा? जैसे मान लो अब 2-2 की टीम में बनानी है, मतलब डबल क्या होगा? डबल प्लेयर का टेनिस होगा। और भारत में टेनिस के अच्छे जो प्लेयर हैं वो क्या है? 3 प्लेयर हैं। और पाकिस्तान में भी टेनिस के जो अच्छे प्लेयर हैं वो कितने हैं? 3। तो अब क्या करेंगे? पाकिस्तान क्या करेगा? 3 में से किसी 2 का चयन करेगा कि 3 तो खेल नहीं सकते, 2 का ही चयन करेगा। तो सपोज करो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसमें माना कि एक टीम एक्स है और एक टीम क्या है? वाई। ये नेशन को बताना है। एक्स और वाई किसे रिप्रेजेंट करना है? नेशन यानी राष्ट्र को, देश को। अब इस नेशन यानी देश में मान लो ABC 3 प्लेयर है, ठीक। और जो वाई नेशन है, राष्ट्र है, उसमें जो प्लेयर है वो क्या है? नाम क्या माने उनका? PQR। अब मान लो कोई टूर्नामेंट होना है इंटरनेशनल लेवल का, ठीक है। इस टूर्नामेंट में क्या होगा? डबल की प्रतियोगिता है। तो ये कंट्री जो एक्स है वो क्या करेगा? अपने 2 प्लेयर का सिलेक्शन करेगा ना। तो 2 प्लेयर का सिलेक्शन कैसे करेगा? AB और AC और BC। जब आप टीम का सिलेक्शन करोगे, तो तुम्हें बताना, जब आप 2 लोगों का सिलेक्शन करेंगे किसी मैच को खेलने के लिए, क्या उसमें ऑर्डर का ध्यान देंगे? अरे टीम तो पूरी एक साथ खेलेगी ना, किसी को पहले बुला लो, किसी को बाद में बुला लो, इसमें ऑर्डर का कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? ऐसा नहीं है कि पहले A को बुला लेंगे तो A वाला खुश होकर के बढ़िया परफॉर्मेंस देगा और B वाला थोड़ा सा नाराज हो जाएगा कि मेरा नाम पहले नहीं लिए। ऐसा होगा? इसमें यहाँ पर मतलब ऐसे डेली लाइफ में सिचुएशन ही क्रिएट हो जाते हैं कि जहाँ तुझे क्रम का कोई, ऑर्डर का कोई ध्यान नहीं देना पड़ता। ऐसे ही है। एक तो एनसीईआरटी ने दिया टूर्नामेंट वाला, यानी ये बेचारा क्या कर सकता है? 3 सिलेक्शन। ऐसे ये भी 3 तरह से सिलेक्शन कर सकता है ना, PQ या PR और या तो फिर क्या हो जाएगा? QR। ये भी 3 सिलेक्शन कर लिया। बोलो, नहीं समझ में आ गया ना? ये 3 सिलेक्शन समझ में आ रहा। अब क्या होगा? यानी इसमें ऑर्डर को ध्यान नहीं देना पड़ा। फिर एनसीईआरटी कहता है कि मान लो 12 लोग पहुंचे, कोई मीटिंग है, कोई मीटिंग है और इसमें 12 लोग क्या कर रहे हैं? मीटिंग में आए हैं। तो एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे कि नहीं? एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। बताओ कितने प्रकार से हाथ को मिला लेंगे? अब ये बताओ, मैं तुमसे हाथ मिलाऊं या तुम मुझसे हाथ मिलाओ, ऑर्डर जरूर चेंज हो गया, मगर क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो हाथ मिलाने में भी क्या होगा? ऑर्डर का ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है, जबकि होता है ऑर्डर का मतलब। जो पहले मिलाता है हाथ, हमारे यहाँ समाज में माना जाता है कि वो छोटा है, जो बाद में ऐसे कर देता है वो क्या है? बड़ा। ऑर्डर का मतलब तो है, बट ध्यान नहीं दिया जाता है। आप उससे हाथ मिलाइए, उससे आए ना समझे? ऐसा होता है ना, पहले हाथ नहीं बढ़ाते हैं, पहले जो हाथ बढ़ाया तो वो छोटा है। ऐसा लोगों की बेवकूफी है, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब समझ में आना, यानी हाथ मिलाने में भी ऑर्डर का कोई मतलब नहीं। आप मतलब चाहे पहले आप मिलाओ या वो हाथ मिलाओ,
फिर एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी देता है कि एक वृत्त पर 7 बिंदु हैं। ये वाली बात समझ में आ गई? ये समझ में आ गया ना किन तरीके से सिलेक्शन होगा। अब क्या हो सकता है, जो मैच की संभावना है कि इस वाले में से समझ लो, अगर इधर से ए बी आएगा तो हो सकता है किसके इधर क्या हो PQ, या इधर से AC की टीम बनेगी तो सकता है क्या PR के साथ लिखेंगे। आमने सामने जो होंगे, अगर ये BC है तो इधर से क्या, यही संभावना बन सकता है, या फिर AB इसके साथ खेल सकता है, AB इसके साथ। तो संभावनाएं अलग चीज है, वो तो प्रायिकता में पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? प्रायिकता में। AB का मैच PR से हो, इसकी प्रायिकता बताओ। अनुकूल परिस्थिति बटे कोई परिस्थिति, वो अलग चीज बताएं। जैसे पिछले यूज कहाँ है, प्रायिकता में आएगा, है ना समझ। प्रोबेबिलिटी में, द्विपद प्रमेय में इसी की बात है ना, द्विपद प्रमेय उसमें यूज है। इस समझ में आ गया? तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ सिलेक्शन समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? कितने टाइप से उन्हें चुना जा सकता है। अच्छा, एनसीईआरटी में ही एक वृत्त वाला दिया हुआ है, सर्कल पे देखो, अगर किसी सर्कल पे मान लीजिए कितने पॉइंट है, 7 पॉइंट है, या कुछ पॉइंट ले लो, जरूरी नहीं एनसीईआरटी का 7 लेना है। देखो A B C D E and F, ठीक है, A B C D E and F, कितने पॉइंट हो गए? 6 जी पॉइंट। अब ये 7 पॉइंट से मैं कितनी जीवा खींच सकता हूँ, कितने कार्ड को खींचा जा सकता है बताओ। तो जीवा या कार्ड खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 2 पॉइंट लेना पड़ेगा कि नहीं? अब आप A को B से मिला दो तो वो जीवा, और एक बार फिर B से A से मिला दो, क्या दोनों जीवा अलग होंगे? जीवा से एक ही रहेगा। यानी यहाँ पर भी ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, क्रम का कोई मतलब नहीं है। तो कितनी जीवा खींच सकते हो? वही टोटल क्या है, 7 है। और जीवा खींचने के लिए कितने ग्रुप की चाहिए? 2 की जरूरत चाहिए। 7 C2 की वैल्यू निकाल लो, जो आएगा उतनी जीवा खींच लेंगे। जैसे वहां मैंने बोला कि 12 लोग हैं, हाथ मिलाने के लिए क्या 3 लोग हाथ मिलाएंगे? 2 ही मिलाएंगे। 12 C2 कर लो, समझ में? 10 C2 इसकी वैल्यू निकालो। फार्मूला बताया? अच्छा, फार्मूले का ट्रिक बताया नहीं है? एक्सपेंशन का बताया ना। जैसे 7 C2 है, पूरा फार्मूला लगाते बड़ा होता है। 7 का 2 बार ऑर्डर लो, 7 × 6 बाई क्या करो 2 फैक्टोरियल, ये 42 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होगी ना, ये 21 आ गया कि नहीं? आ नहीं? फिर आप क्या करोगे 12 C2 क्या हो जाएगा 12 × 11, बस 2 बार ऑर्डर लेना है। डायरेक्ट इससे आपका टाइम बच जाएगा ना। देखो 12 C2 है, 12 का कितनी बार ऑर्डर मल्टीप्लाई? 2 बार। अगर एक 12 C3 होता है कितनी बार ऑर्डर मल्टीप्लाई? 12 11 10 बाई 3 सॉल्व करने में चलता है। समझ आ गया? अब ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा अपने टॉपिक पे आते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या है, पूरक संख्या। क्या पढ़ना है? पूरक संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और द्विपद प्रमेय में बायनॉमियल थ्योरम जो अगला एक्सरसाइज है इसमें जम करके इसका यूज है। चलो ठीक है, ये पूरक संख्या अच्छे समझो। देखो क्या बताया था कि जैसे मान लो मेरे पास 5 लोगों का ग्रुप है, तो 5 लोगों का ग्रुप जैसे भी बैठे हो, क्या है पीयूष, और कौन है आशीष, और शुभम, नहीं क्या नाम है इसको, सौरभ, शुभम सौरभ, और हाँ भाई सत्या, भाई सत्य प्रकाश, और कौन है अनु। ये 3 लोग हैं, तो 5 लोग हैं। इन 5 में से मुझे ये सिलेक्शन करना है 3 लोगों का या 2 लोगों का। अगर मैं 3 का सिलेक्शन करना चालू कर दूँ तो फर्स्ट लेटर दे रहा हूँ। P मतलब पीयूष, A मतलब आशीष, S मतलब सौरभ, ST मतलब सत्या, A मतलब अनु, ठीक है, ताकि नाम नहीं लिखना पड़े। तो मैं क्या करूंगा, 3 लोगों का जब ग्रुप बनाऊंगा, जैसे मान लो मैं एक ग्रुप बना लिया, ठीक है, एक पीयूष, आशीष और सौरभ का ग्रुप बना लिया।
तो जो दो लोग बच गए उनका अपने आप ग्रुप नहीं बना क्या? बन जाएगा ना। यानी आप कुछ दिए गए वस्तुओं में से कुछ का सिलेक्शन करोगे तो बाकी अपने आप ग्रुप बनता चला। अभी आप जो ग्रुप कर रहे हो 5 में से कितने का कर रहे हो? 3 का। तो अपने आप कौन सा हो रहा है? और जितना 3 का ग्रुप बनेगा उतना ही 2 का बनेगा कि नहीं? यानी ये दोनों क्या होंगे? नहीं समझे? जब भी 3 का बनाओगे 2 का अपने आप नहीं बन जाएगा। देख लो 5 से 3 की वैल्यू सॉल्व करो फार्मूले से। अभी जो ट्रिक बताया 5 into 4 upon 2 फैक्टोरियल। ये क्या होगा? 5 और 20 में 60, ये 6 आएगा। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगा? 3 into 1 6। ये भी क्या 20 है तो क्या आ गया? इसका मतलब क्या? अच्छा और देखो इधर इधर क्या है? 5 माइनस 3 नहीं लिख सकता हूँ। इधर क्या है? 5 को 5 माइनस 3 नहीं लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ ना? सेम ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री का फार्मूला है। अगर आप n में से r का ग्रुप बनाते हो, n लोगों में से r लोगों का ग्रुप बनाते हो तो जो क्यों बात करें n में से r का ग्रुप बनाते हो तो जो शेष बचे हैं, कितने बचे हैं? n माइनस r। जब n में से r का सिलेक्शन कर लोगे तो बचे कितने? जैसे मैं 5 में से 3 का सिलेक्शन कर रहा था, कितने बचे? 5 माइनस 3 बच गए कि नहीं? 10 लोगों में से 2 का सिलेक्शन करोगे तो 8 अपने आप बचेंगे कि नहीं? 8 को क्या लिखोगे? 10 माइनस 2 नहीं लिखोगे। ऐसे NCR बराबर क्या होता है? NCN माइनस R। इसी को क्या कहते हैं? पूरक संचय। इसका जबरदस्त यूज है बायनॉमियल थ्योरम में। अगला जो एक्सरसाइज हुआ दिक्कत हो रही है उसमें गजब यूज है इसका, पूरक संचय का। लंबे लंबे एक्सपेंशन करेंगे, आपको ठीक पता रहेगा। आप 3-4 को निकालोगे, बाकी सब उसका पूरक रहेगा, वैल्यू रखते चले जाओगे। जैसे देखो मैं अगर बोलूँ एक सपोज करो मैं बोल रहा हूँ NC 10 का मान क्या है? 12। ठीक है, NC 10 की वैल्यू क्या है? 12। NCN माइनस 10 की वैल्यू क्या होगी? तो वो भी कितनी होगी? 12। क्योंकि जब n में से 10 का ग्रुप बनाए तो बचे कितने? n माइनस 10 लोग बच गए ना। तो 10 का बनाओगे तो बाकी n माइनस 10 का अपने आप बनता चला जाएगा। जैसे 10C2 कर लूंगा या 10C4, यानी 10 में से 4 का ग्रुप बना रहा हूँ। कितने लोगों का अपने आप बन रहा है? 6 का बन रहा है। तो 100% 10 की 6 के बराबर होगा और 10 की 6 को बड़े आसानी से 10 माइनस 4 लिख भी सकते हैं। आया समझे? यही हम लोग को प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव। समझ तो रहे बात में को। अब इसी चीज को क्या करें? प्रूव कर। समझ आया नहीं कि हाँ भाई ये दोनों क्या है? इक्वल। करें प्रूव। देखो क्या प्रूव करना है? NCN माइनस LHS क्या है? NCR। फार्मूला लगा लो, फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R एंड फैक्टोरियल N माइनस R। और कुछ नहीं करना। फिर इसके बाद क्या लिखोगे? RHS क्या है? NCN माइनस R फैक्टोरियल N R की जगह क्या है? N माइनस फैक्टोरियल N माइनस R। क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल N माइनस R। ये N से N कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस R और दोनों इक्वल है नहीं? देखो क्या लिखोगे? इस प्रकार या है क्या हो गया? LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया NCR इक्वल टू NCN माइनस R। इससे ज्यादा बेहतर है ये लिख लेना दो चार यहाँ पर। जैसे यहाँ 10C 0 लेते हैं, ये 10C 10 के बराबर होगा। नहीं समझना, 10 में से किसी को नहीं ले रहे हैं तो बाकी 10 का ग्रुप अपने आप तक बन गया कि नहीं? 10 में से 1 को ले रहे हैं तो 9 का ग्रुप बन गया कि नहीं? 10 में से 2 को ग्रुप बनाएंगे तो 8 का बन गया।
10 में से 3 का ग्रुप बनाएंगे तो 7 का बन गया। और यही क्या है, पूरक संचय है। इसमें से 4 का बनाएंगे तो 6 का बना, 5 का बनाएंगे तो इधर भी 5 का बन गया। अब सबको लिख देते हैं। क्या इस चीज को क्या लिखोगे? 10C 10 माइनस 1 नहीं लिखोगे? इस चीज को 10C 10 माइनस 2 नहीं लिखोगे? 7 को 10C 10 माइनस 3 नहीं लिखेंगे? 10C 10 माइनस 6 सॉरी 4 और 10C 10 माइनस 5 लिखेंगे कि नहीं? वही तो NCR इक्वल टू NCN माइनस। समझ आ गया ना? चलो अच्छे से। यानी जब भी हम ग्रुप बनाते हैं तो बच्चे का अपने आप ग्रुप बनना